कंटेंट मार्केटिंग आप उसको कह लें कि किस तरह से करनी है। तो कंटेंट मार्केटिंग जो है वो एवरी बिजनेस के लिए अलग से है। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं माइक्रो निच साइट्स की, छोटी एफिलिएट स्मॉल प्रोडक्ट साइट्स की, या इसके अलावा आप एडसेंस बेस्ड साइट्स की, या इवन फॉर ब्लॉग्स जिसके ऊपर डायनामिक कंटेंट अपडेट हो रहा है टाइम टू टाइम, या आप डेली पोस्ट कर रहे हैं, या आप वीकली उसके ऊपर पोस्ट लगा रहे हो, या जिस तरह से भी आपकी पोस्टिंग प्लान है, आप उसमें कीवर्ड्स को किस तरह से ग्रुपिंग करोगे, किस तरह से टारगेट करोगे। गूगल में आज से लेके अब तक, आज से पहले की बात नहीं करूंगा, आज से लेके फ्यूचर तक जो चीज़ आगे मेन फोकस होगा जिसके ऊपर, वो कंटेंट मार्केटिंग है। उससे पहले जो था, हम लोग बहुत सी ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक प्लान्स एंड सोशल सिग्नल्स खैर अभी भी काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से पहले सोशल बुक मार्किंग ब्लास्ट से काम किया जाता था, बुक मार्किंग्स की वो वैल्यू अब नहीं है जो अब रियल सोशल सिग्नल्स की। तो कंटेंट मार्केटिंग, क्योंकि गूगल का जो न्यू अपडेट आ रही है जिसका नाम रैंक ब्रेन है, रैंक ब्रेन के नाम से शायद आपने उसका कुछ सुना हो या आप लोग गूगल में उस चीज़ को रीड आउट भी कीजिए, मैं आपको उसका लिंक भी देता हूँ। आप लोग गूगल में जाएं और गूगल रैंक ब्रेन, इसमें डिफरेंट साइट्स के ऊपर आर्टिकल्स हैं, और सर्च इंजन लैंड्स के ऊपर भी, सर्च इंजन लैंड वालों ने इसके ऊपर फैक्ट्स बनाए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू रैंक ब्रेन एल्गोरिदम, कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा ये। मतलब पिछले कुछ 5-6 माह से ये लोग इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि जब गूगल का लास्ट ईयर 2015 में एआई समिट हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया था कि फ्यूचर के अंदर बिजनेसेस को कैसे रैंक करना है। आज के बाद जो भी, मतलब गूगल के फ्यूचर में जो भी स्ट्रेटेजी है साइट्स को रैंक करने की, वो प्योरली बेस्ड ऑन कंटेंट वैल्यू है। और कंटेंट वैल्यू में एक चीज़ हम कहते हैं ना कि जी कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, और सेकंड कहते हैं कि कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स को हाईलाइट करना चाहिए, उनकी डेंसिटी करनी चाहिए। जो अभी तक कंटेंट मार्केटिंग शायद आप कुछ लोग अपडेट कर दिया, कुछ लोगों ने अपने नॉलेज को, लेकिन मेरे पास जितने लोग आते हैं पीएम में पूछने मेरे से प्राइवेटली, उनका फोकस और फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट शुड बी द कीवर्ड डेंसिटी, हाउ मेनी टाइम्स आई शुड हाईलाइट माई कीवर्ड, मीन उसको कितनी जगहों पे उसको बोल्ड करूं, कितनी जगहों पे उसको हेडिंग्स में डालूं, कितनी जगहों पे उसको पैराग्राफ में लेके आऊं। तो इस तरह के क्वेश्चंस लोग अभी भी पूछते हैं। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशंस थी, ये थी, अब नहीं है, ये पहले थी, अभी इनका बहुत कम इम्पैक्ट है ऑन योर रैंकिंग्स। अभी जो लेटेस्ट वैल्यूज हैं उन सबको हम लोग आगे इसमें कवर अप करेंगे आज के वेबिनार में, कि हमें कीवर्ड को कैसे इंक्लूड करना है और कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो वो आपका क्या होगा कि रैंक ब्रेन ऑप्टिमाइज्ड पीस ऑफ कंटेंट होगा, जो कि गूगल की नज़र में और उसके लेटेस्ट एल्गोरिदम की नज़र में जो टॉपिक उनको चाहिए उसके रिलेटेड होगा। मसलन आज से पहले जब आप सर्च करते थे व्हाट इज माय आईपी, ठीक है, तो पहले यहाँ पे साइट्स आती थी ना, अब तो क्या कर रहा है गूगल, आपको टॉपिक बेस्ड रिजल्ट देता है, आंसर बेस्ड रिजल्ट्स हैं। आंसर बेस्ड रिजल्ट्स कुछ अर्सा पहले आने शुरू हुए जब आपका गूगल पांडा एल्गोरिथम आया और हमिंग बर्ड आया। हमिंग बर्ड के अंदर उन्होंने आंसर बेस्ड आपके टॉपिक्स ले आए। बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर्च इंजन इतना इंटेलिजेंट हो गया है आर्टिफिशियली कि वो आपके इस सर्च क्वेरी के अगेंस्ट आपको बजाय साइट्स देने के आपका आईपी ही दे रहा है कि यू आर लुकिंग फॉर दिस, ठीक है। या मैं अपने सिटी में देखता हूँ, तो आप जो भी चीज़ सर्च करोगे तो आपको क्या करेगा, इसका सॉरी नहीं दे रहा वो वेदर, हालांकि वेदर दे देता है, या आप कोई भी इस तरह के क्वेश्चन सर्च करोगे आजकल आंसर बेस्ड क्यूरीज आ रही हैं, ठीक है। अब मैंने जस्ट वेदर लिखा, तो क्या हुआ कि मैं जहाँ पे इस टाइम बैठा हुआ हूँ, मेरी लोकेशन है सरफराज कॉलोनी फैसलाबाद रोड, और वहाँ का वेदर अपडेट दे रहा है और आगे की फोरकास्ट भी दिखा रहा है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या आपकी साइट के अंदर कुछ ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग आंसर बेस्ड क्यूरीज में आ जाओ, जंप कर लो एकदम से, मैं ये नहीं कह रहा,
लेकिन आपको एक सर्टन लेवल पे आना पड़ेगा अगर आप गूगल में फर्स्ट पेज पे आना चाहते हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज के ऊपर सर्च रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुके हैं। उसका जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी इंटेलिजेंटली चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। स्मॉल निच साइट्स के लिए, माइक्रो निच साइट्स के लिए आपको कीवर्ड्स को किस तरह से मेंशन करना है वो सारा हम देखते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की क्या आज के दौर में और आज की कंटेंट मार्केटिंग के अंदर कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी कीवर्ड्स ही सब कुछ है। अगर आपके पास मेन कीवर्ड फोकस है, एक कीवर्ड है एक आर्टिकल के अंदर, उसमें उसमें आप उसको क्या करें, उसकी डेंसिटी कितनी मेंटेन कर लें जी, 3% कर लें, मतलब या 2% कर लें, वो ओवर ऑप्टिमाइज नहीं है और आप उससे रैंक कर सकते हैं। दिस विल नॉट वर्क, ठीक है, मैं श्योर कह सकता हूँ दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि दिस इज स्पैमिंग। सर्च इंजन की नज़र में कीवर्ड को, सिंगल कीवर्ड को एक सिंगल आर्टिकल और सिंगल टाइटल में टारगेट करना और उसको बार बार रिपीट करना और उसको हाईलाइट करना या उसको व्हाटएवर आप जिस तरह से भी आप देखते थे, पहले आप करते थे क्रिकेट मैच या कोई और कीवर्ड आप डाल देते थे और नीचे आप आर्टिकल के एंड पे लिख देते थे पीपल हु सर्च दिस आर्टिकल केम यूजिंग दीज टर्म्स, और नीचे फिर आप उसी कीवर्ड को बार बार रिपीट करते थे अपने आर्टिकल में। तो क्या करते थे आप, एक तरह से डेंसिटी को ओवर ऑप्टिमाइज करते थे या आप कहते थे कि किसी तरह ये रैंक हो जाए, और वो होते थे पहले। इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड अभी है, लेकिन उस तरह नहीं है कि आप उसको रिपीट करें, उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करें और उसको टारगेट इस तरह करें कि बॉडी में 4-5 जगह डाल दिया, टाइटल में आपने एक बार डाल दिया, फिर आपने उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में, मेटा कीवर्ड्स में और उन जगहों पे डाल दिया। इस तरह से उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। अब वो है जो स्ट्रेटेजी चेंज है, उसको हमने किस तरह यूज करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइटल, एंगेजमेंट प्लस रैंकिंग्स। जो भी आप टाइटल लिखते हैं, आप एक आर्टिकल लिखते हैं उसमें एक टाइटल है, आपका टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइटल को आप कोशिश कीजिए कि उसको बहुत ज्यादा लेंथी ना लेके जाएं, उतना आप उसको लिखें जितना कि गूगल की सर्च में आ रहा है, 70 कैरेक्टर्स का जितना आप उसमें गूगल आपको अलाउ कर रहा है। आप योस्ट एसईओ प्लगइन कर लेंगे गूगल के अंदर, उसमें सॉरी वर्डप्रेस में, तो आपको टाइटल की लेंथ हाईलाइट कर देगा कि आप इससे जब ज्यादा जाएंगे लेंथ में तो आपको कहेगा कि ये जो लेंथ है ये ओवर ऑप्टिमाइज है या ज्यादा लेंथ इसकी हो गई है, ये गुड नहीं है आपके टाइटल के लिए। टाइटल की इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे एक तो आपकी एंगेजमेंट्स बढ़ती हैं, नंबर ऑफ यूजर ज्यादा आते हैं। आप टाइटल जितना अट्रैक्टिव लिखेंगे उतने ज्यादा यूजर आपके आर्टिकल के ऊपर आएंगे। उससे क्या होगा, आपकी जो सर्च इंजन के अंदर आप उसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, CTR, क्लिक थ्रू रेट आपका बढ़ जाएगा जब आप आर्टिकल का टाइटल अच्छा लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेयर लॉस प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, ये हेयर लॉस प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर एक लिखा है कीवर्ड, और ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लोगों ने उसको डिफरेंट तरीके से उसका टाइटल ऑप्टिमाइज किया है। यहाँ पर जो आ रहा है हेयर लॉस प्रोडक्ट्स, एलोपेशिया एंड हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स, ये थिनिंग हेयर एंड हेयर लॉस प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आ रहा है 6 बेस्ट फिक्सेस फॉर हेयर लॉस मेंस फिटनेस। अब ये वाला टाइटल जो है ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपको भी लग रहा है, ठीक है, और शॉर्ट भी है। उस बंदे ने बहुत शॉर्ट इसको लिखा है, अ फ्यू कैरेक्टर्स, यहाँ तक कैरेक्टर्स हैं टाइटल के। ये तो वेबसाइट का नेम आ रहा है उसके आगे, क्योंकि mensfitness.com है। तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से इसको ज्यादा क्लिक्स मिलेंगी। जब इसको ज्यादा क्लिक्स मिलेंगी इसका CTR इंक्रीज होगा। तो इम्प्रेशंस वर्सेस क्लिक्स, एक तो इम्प्रेशंस ये है ना, एक बंदे ने आके हेयर लॉस प्रोडक्ट सर्च किया, दूसरे ने सर्च किया, तीसरे ने किया, 10 बंदों ने आके हेयर लॉस प्रोडक्ट सर्च किया गूगल में, 10 के 10 बंदों के रिजल्ट नजर आए। तो इस वेबसाइट को कितने इंप्रेशंस मिल गए, 10। उन 10 में से अगर 6 बंदे इस क्लिक करेंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव चीज है, इस पर क्लिक करेंगे, तो आपका क्या होगा, क्लिक्स बढ़ जाएंगी। तो उससे क्या होगा, जब CTR बढ़ेगा इंप्रेशंस वर्सेस क्लिक्स, क्लिक्स इंक्रीज होंगी तो आपकी रैंकिंग सस्टेन भी करेगी और बूस्ट भी करेगी। जब वो आपको क्लिक्स मिलेंगी तो आप इस पोजीशन से हो सकता है सेकंड पे आ जाए, ठीक है, बिकॉज गूगल कहेगा दिस लिंक इज
इंक्रीजिंग माई सर्च क्वालिटी, ठीक है, कि ये जो रिजल्ट है, ये जो वेबसाइट है, ये मेरी सर्च क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है, ये बंदा, उसको लोगों के लिए ये हेल्पिंग है ये बंदा जो है, इसलिए वो आपकी साइट को ऊपर ले आएगा। इसके बरक्स जो नंबर 1 पे बंदा है इस वक्त, वो चाहे जितनी मर्जी बैक लिंकिंग और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एसईओ की सर्विसेज वगैरह लेके नंबर 1 पे आया, लेकिन आफ्टर सम टाइम सॉरी आफ्टर सम टाइम जब उसको इम्प्रेशंस के अगेंस्ट क्लिक्स नहीं मिलेंगी, जब उसको क्लिक्स नहीं मिलेंगी तो गूगल उसकी रैंकिंग को ड्रॉप करेगा। दिस इज फॉर श्योर। जो अब एल्गोरिदम्स चल रहे हैं वो इसकी रैंकिंग को ड्रॉप करेगा। जब आपके लिंक की सीटीआर कम हो जाएगी, आपके टाइटल की और आपके वेबसाइट की, जब उसकी सीटीआर कम होगी फॉर ए कीवर्ड, टारगेटेड कीवर्ड, तो उसको गूगल क्या कहेगा? गूगल कहेगा ये बंदा रैंक तो है, इसने एसईओ की है, जो भी इसने किया है एल्गोरिदम के हिसाब से, लेकिन ये जो कंटेंट है ये लोगों को एजुकेट नहीं कर रहा, इसके नंबर ऑफ इम्प्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्लिक्स बहुत कम है। तो जब इस तरह की कंडीशन पैदा होगी तो आपकी रैंकिंग जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए टाइटल की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। टाइटल की वैल्यू, एक तो यूज़र एंगेजमेंट है, उससे यूज़र आपके साथ एंगेज हो रहा है, आपकी साइट पे आ रहा है, आपको क्लिक्स मिल रही हैं। सेकंड जो इसकी वैल्यू है वो आपको रैंकिंग बूस्ट मिल रहा है। रैंकिंग बूस्ट किससे मिल रहा है? सीटीआर इंक्रीज होने की वजह से आप उससे रैंकिंग अटेन कर रहे हैं, रैंकिंग गेन कर रहे हैं, रैंकिंग्स बूस्ट कर रहे हैं। ओके जी, इसके बाद बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी के बारे में बहुत पूछा जाता है कि कितने % कीवर्ड होना चाहिए, एक मतलब सॉरी कितने % डेंसिटी होनी चाहिए, कितने टाइम कीवर्ड रिपीट होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्ड्स। तो नॉर्मली जो मार्केट में बोला जाता है कि 2% कीवर्ड डेंसिटी रख लें, 3% कीवर्ड डेंसिटी रख लें। फॉर यूट्यूब के लिए यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जो कंटेंट होता है, या जो उसका आप यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आप कंटेंट डालते हैं या सब टाइटल्स डालते हैं, उसके अंदर आप कीवर्ड डेंसिटी कितनी रखें। वहाँ पर लोग ओवर ऑप्टिमाइज करते हैं, क्योंकि यूट्यूब के अंदर एल्गोरिदम्स एज सच इतने टफ नहीं है, इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने गूगल सर्च के अंदर है। तो हम लोग बात कर रहे हैं गूगल सर्च की, मैं उसको टच नहीं करूंगा। वहाँ पर लोग 7% ही रखते हैं, उससे इंक्रीज भी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पैमिंग काफ़ी हद तक अलाउ है और वो चलता है। तो उसके बरक्स कंपेयरिंग टू यूट्यूब, जब आप सर्च कंटेंट की वैल्यू की बात करते हैं, सर्च क्वालिटी की, गूगल सर्च इंजन की, तो वहाँ पर कीवर्ड डेंसिटी की वैल्यू जो है, कीवर्ड डेंसिटी आपको जहन से निकाल देनी चाहिए। आज के बाद आप ये ना सोचें कि मुझे कीवर्ड कितनी बार रिपीट करना है। मैं आपको जो आगे बताने जा रहा हूँ कि आपने कंटेंट मार्केटिंग में कीवर्ड्स कैसे यूटिलाइज करने हैं, उसमें गूगल के न्यू एल्गोरिथम्स में कीवर्ड डेंसिटी इज टोटली ऑफ, ये यूज नहीं होती है, ये आप इसको भूल जाएं। इसके बाद क्योंकि बहुत सी प्लगइन्स हैं लाइक एसईओ प्रेसर, EasyWP, एसईओ स्क्रीडली करके है, बहुत सी प्लगइन्स हैं जो कि आपको कीवर्ड डेंसिटी का स्कोर बताती हैं। आप कुछ न्यूबीज ऐसे हैं जो वहाँ से कीवर्ड डेंसिटी ऑप्टिमाइज करके एक स्कोर अचीव करके एंड दे आर थिंकिंग फॉर सम रैंकिंग्स, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज से 2 साल पहले था, 1.5 साल पहले, अब नहीं है। ठीक है, आप उन प्लगइन्स को यूज़ करना छोड़ दें, वो आपको पेनल्टी की तरफ लेके जाएंगी। गूगल पांडा इज़ वेरी इंटेलिजेंट नाउ, आपको वो कभी भी रैंकिंग में नहीं लेके आएंगे। उसके बाद आ जाती हैं कीवर्ड हाइलाइट्स। कंटेंट मार्केटिंग में कीवर्ड हाइलाइट्स की क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू एज सच इस तरह से है कि आपके यूज़र को आपने एंगेज करना है, तो उसके लिए आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। यूज़र को एंगेज करने के लिए कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के लिए कीवर्ड को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं और सुनते हैं, बाज़ जगहों पे पढ़ते हैं, प्लगइन्स भी ये काम करती हैं कि कीवर्ड को आप बोल्ड करें, कीवर्ड को आप इटैलिक करें, कीवर्ड को आप अंडरलाइन करें, और कीवर्ड को भाई आप H1 में लेके आएँ, H2 टैग में लेके आएँ, H3 टैग में लेके आएँ। डिफरेंट किस्म की उसकी हाईलाइट ऑप्टिमाइजेशंस हैं कि उसको आपने हाईलाइट करना है अपने उसके अंदर। अब यहाँ पर क्या है कि कीवर्ड हाईलाइट जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है। जो लेटेस्ट एल्गोरिथम्स हैं, आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने यूज़र को एंगेज करना है या उसको एक सेक्शन ऑफ ए कंटेंट के ऊपर फोकस करवाना है उसका, कि एक आर्टिकल रीड करता करता वो इस सेक्शन को आके, जहाँ पर आपका कॉल टू एक्शन हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या वहाँ पर आपने कोई बटन लगाया है जहाँ से आप उसको एज अ सब्सक्राइबर अपने डेटाबेस में ऐड करवाना चाहते हैं, ईमेल लिस्ट में, तब आप वहाँ पर अपने कीवर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। उसकी
जो वैल्यू होगी वो सर्च इंजन के ऊपर कुछ नहीं उसका इम्पैक्ट होगा, उसकी वैल्यू आपकी साइट के लिए, आप अपनी वेबसाइट के लिए, यूज़र को एंगेज करने के लिए, यूज़र का डाटा ग्रैबिंग के लिए, उसको अपनी लिस्ट में ऐड करने के लिए, या उसको किसी प्रोडक्ट के पेज के ऊपर भेजने के लिए अगर आप कीवर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कीवर्ड हाईलाइट की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जो ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, लेंथ ऑफ कंटेंट क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होने चाहिए। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंपेटिटर। अगर तो देखें, एक साइट है जिसके ऊपर इमेज बेस्ड आर्टिकल्स आते हैं, जिसमें गैलरी टाइप ऑफ पोस्ट आती हैं, जिसमें आप पोस्टिंग इस तरह से करते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस आपकी 10 इमेजेस है, एक बंदा पोस्ट करता है रोज की 10 इमेजेस लगाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप ये तो नहीं करोगे कि आप 500 वर्ड का आर्टिकल उसके अगेंस्ट लगा दो और आप उसको कम्पीट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आपको भी जाहिर है इमेज यूज़ करनी पड़ेंगी, जिस तरह का कंटेंट और जिस तरह की नेचर और जिस तरह की मार्केट में वो बिजनेस है, उसी तरह की मार्केट में आपको आना पड़ेगा। तो आपने अपने जो कंपेटिटर है उसको आपने सही तरीके से उसके एनालिसिस करने हैं, उसके एनालिसिस करने के बाद आपने उसको उसके मुताबिक ही लेके जाना है, जैसा उसका कंटेंट है आपने उससे बेटर बनाना है। आपने अपने टॉप 10 कंपेटिटर देखने हैं, उसमें जिसका कंटेंट जो है, जो टॉप रैंकिंग साइट्स हैं, उसमें देखना है कि उनका कंटेंट किस तरह से मैनेज किया है, उसमें कितनी वीडियोस वो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें वो लोग कितनी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, कितने वर्ड्स के आर्टिकल डाल रहे हैं, ऑन एवरेज टॉप 10 की निकाल लें। आपने उससे एक्सीड करना है, आपने उससे बेहतर बनाना है आर्टिकल। और कीवर्ड किस तरह से यूज़ करने हैं, वो उसका ये है कि अब मैं उस चीज़ पे बात कर रहा हूँ जो पिछली 2 स्लाइड्स में मैंने बोला था कि मैं आगे आपको बताता हूँ कीवर्ड कैसे यूज़ करने, उसका भी आपको बताता हूँ कि कीवर्ड किस तरह से यूज़ करने हैं। आप फर्ज करें यही है आपका कीवर्ड है हेयर लॉस प्रोडक्ट, आपने हेयर लॉस प्रोडक्ट के ऊपर आर्टिकल लिखना है। इस कीवर्ड को आपने अपनी टाइटल में लेके जाना है। ठीक है, इस कीवर्ड को आप अपने टाइटल में लिखें और उसके बाद आप गूगल सजेशंस में आए, जैसे गूगल ये सजेशंस दे रहा है ना, इसी तरह आप चले जाएं गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर और कीवर्ड प्लानर के अंदर जाके आप इसी कीवर्ड को डालें और वहां से उसका रिलेटेड कीवर्ड्स निकालें, कितने कीवर्ड्स उसके रिलेटेड हैं। फर्स्ट करें आपने एसईएम से कीवर्ड निकाल लिया जो कि हाई सीपीसी का कीवर्ड है, और फिर आप क्या करते हैं, उस हाई सीपीसी कीवर्ड को टारगेट करना है आपने, एक कीवर्ड उनमें से पकड़ें, उस कीवर्ड को आप क्या करें, गूगल कीवर्ड प्लानर में लेके आए, गूगल कीवर्ड प्लानर। बता दीजिएगा आवाज़ और स्क्रीन सही आ रही है, वैसे ज़रा अपडेट कर दें। जी आवाज सही आ रही है। मेरी आपको आवाज आ ठीक रही है है, सही? जी जी आ रही है, ठीक है। आवाज थोड़ी सी कट रही है, वो देख लेगा थोड़ा सा। चलें ठीक है, मैं देख रहा ठीक है। हूँ। अच्छा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सेल फोन मेरा साथ वाले रूम। वैसे सर आप लीजिए इनको, कॉल पे मैं आता हूँ। ये कीवर्ड ये देखें, एलएसआई ग्राफ है, ये निच लेबोरेटरी है, किसी एक से निकाल लें आप। अब बेसिकली रिलेटेड कीवर्ड्स आपने डालने हैं, कीवर्ड प्लानर से निकाल लें, या क्योंकि ये सारे टूल्स जो हैं ये भी इसी की गूगल कीवर्ड प्लानर की एपीआई यूज़ कर रहे हैं और उसी से आपको सारा डाटा मिल रहा है।
अच्छा जी, हमारा कीवर्ड था इधर गया, हेयर लॉस प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, आई एम नॉट अ बॉट। अच्छा, अभी आप यहाँ पर देखें, हमने जस्ट वहाँ पर हेयर लॉस प्रोडक्ट्स लिखा है और इसमें जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे शो हो रहे हैं। ठीक है, आपने जब अपना आर्टिकल लिखना है, मेन आर्टिकल, फर्ज करें आपका मेन कीवर्ड हेयर लॉस प्रोडक्ट्स है, आपने ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं वो सिंगल आर्टिकल के अंदर डालने। आपने उस आर्टिकल को लेंथी बनाना है सबसे, और आपने इन कीवर्ड्स को उसके पैराग्राफ्स के अंदर मर्ज करना है। आपने इस तरह से राइटिंग करनी है कि इन कीवर्ड्स को आप अकोमोडेट कर सकें, उसके अंदर आप इंक्लूड कर सकें। जो कीवर्ड आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग ट्रेंड रिलेटेड या बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रेलिवेंट कीवर्ड लगे, उसको आप छोड़ सकते हैं, उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं उसके अंदर से। जैसे कि आ रही है ना, इस तरह का जो कीवर्ड है वो आप छोड़ भी सकते हैं, या ये जो है ये कंपनीज के कुछ नाम है जिस तरह से भी है, आप उनको छोड़ भी सकते हैं। जो मोस्ट रेलिवेंट रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको आप इंक्लूड करना है। जैसे यार एक पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें विच विटामिन हेल्प हेयर लॉस, इसको इस तरह से लाइन के अंदर इंक्लूड करके गुजर जाएं और आर्टिकल लिखते जाएं अपना। और वहां से फिर आपने क्या करना है कि जब आप इस तरह से कंटेंट राइटिंग करेंगे अपने हर आर्टिकल के लिए, तो आप गूगल में रैंक भी करोगे, क्योंकि उसके अंदर से आपका एक टॉपिक ट्रस्ट बन जाएगा। गूगल की नज़र में आपकी जो साइट है उसका कंटेंट जो है वो किसी टॉपिक की तरफ आपको शो कर रहा होगा कि हाँ यार, ये जो साइट है इसके ऊपर जो आर्टिकल आता है उसका एक टॉपिक होता है। टॉपिक क्या होता है? हेयर लॉस प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब आप एवरी आर्टिकल में इस तरह से कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स और उनको ऐड करते जाएंगे पैराग्राफ्स के अंदर, तो आप एक टॉपिक को हाईलाइट करेंगे गूगल की नज़र में। तो जब वो टॉपिक हाईलाइट हो जाएगा गूगल में, फुली हाईलाइट हो जाएगा, तब आप उस सर्च टर्म के लिए रैंक भी कर जाओगे। उसके साथ साथ आपको जो ऑफ पेज एलिमेंट्स थोड़े से देखने पड़ेंगे, उनकी भी मैं बात करता हूँ, लेकिन आपने कोई कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन नहीं करनी है, आपने कोई भी कीवर्ड हाइलाइट्स नहीं करनी है। आपने जस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स को, जो आपके LSI कीवर्ड्स हैं या आप गूगल कीवर्ड प्लानर से निकाल सकते हैं, उनको इंक्लूड करना है अपने आर्टिकल के अंदर। ठीक है जी। तो वो है, लेंथ ऑफ कंटेंट मैटर करती है, जितना लेंथी आप रखेंगे उतना बेटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी ना लेके जाएं। टॉपिक कुछ इस तरह का हो जिसको आप लेंथी कर सकते हैं। ठीक है, आप हेयर, मसलन हेयर लॉस प्रोडक्ट आपका कीवर्ड है, आप ये कर सकते हैं हेयर फॉल डिजीजेज एंड देयर सॉल्यूशंस, इस तरह का आप कीवर्ड कर सकते हैं, इस तरह का टाइटल रख के। तो वो बहुत लंबा भी आप लिख सकते हैं। या आप स्पोर्ट्स के ऊपर जा रहे हैं तो टाइप्स ऑफ पोलो ग्राउंड्स, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आप जो है बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिख सकते हैं। तो आप टॉपिक फिर इस तरह का रखें उस टाइटल का। अब ये ना आप करें कि आप ये करें तो शिबा ट्रिमर मॉडल 2698 रिव्यू और नीचे वर्ड्स हों 3000, तो ये तो कोई उसकी सेंस नहीं बनेगी ना। गूगल में इतना बड़ा रिव्यू तो नहीं होता एक छोटे से ट्रिमर प्रोडक्ट का। तो अगर तो आपके पास टॉपिक इस तरह का है कि आप उसकी लेंथ कंटेंट की ज़्यादा कर सकते हैं, देन आप कंटेंट की लेंथ ज़्यादा करें उसको, सॉरी। अगर आप उसके अंदर किसी प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं और वो है भी माइक्रो प्रोडक्ट, कोई छोटी प्रोडक्ट है, तो आपको उसके लिए पीस ऑफ कंटेंट भी उतना ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर आप देखते हैं जितने भी ई कॉमर्स स्टोर्स हैं उसके अंदर कंटेंट तो पहले ही नहीं होता ना। मसलन अमेजोन के पास कंटेंट नहीं है, ईबे के पास कंटेंट नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, आपको उसकी स्पेसिफिकेशन दिखा देते हैं, थोड़े बहुत फीचर्स दिखा देते हैं, दैट्स इट। या छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है जो कि स्मॉल पीस ऑफ ब्लर्ब होता है, थोड़ा से 5-6 लाइनें होती हैं, दैट्स इट। अच्छा, ये चीज़ हो गई। रिलेटेड कीवर्ड्स डालने हैं, कीवर्ड डेंसिटी को भूल जाना है, और कीवर्ड हाइलाइट्स को आपने छोड़ देना है। उसके बाद आ जाता है रीडेबिलिटी स्कोर, जो कि गूगल का जो लेटेस्ट एल्गोरिथम है या गूगल पांडा है, ये लेटेस्ट में नहीं है लेकिन बहुत देर से ये चीज़ मैटर करती है कि आपने जो कंटेंट लिखा है उसकी रीडेबिलिटी कितनी है, कौन से लेवल का बंदा उसको पढ़ सकता है।
ठीक है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, बल्कि आपको योस्ट भी बता देगा रीडेबिलिटी स्कोर। लेकिन अगर आप किसी राइटर से लिखवा रहे हैं तो आप उसको ये साइट भेज सकते हैं, readability-score.com। आपका जो राइटर है वो आर्टिकल को लिखे, उसके बाद आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट करेगा। जैसे ही वो पेस्ट करेगा, उसको यहाँ पे ग्रेड्स उसके नज़र आ जाएंगे कि इस पीस ऑफ कंटेंट की क्वालिटी क्या है। अगर तो वो अच्छी क्वालिटी का है तो गूगल जाहिर है उसको अच्छे से रैंक भी करेगा। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि किसी एक साइट की क्वालिटी चेक करके देख लेते हैं, जैसे ये है। आपने जस्ट वहां से आप यूआरएल से भी कर सकते हैं साइट के ऊपर, और अगर आप आर्टिकल राइटिंग करवा रहे हैं तो आप उसको कॉपी पेस्ट भी करवा सकते हैं। उसको कॉपी पेस्ट करवाइए और उसका रीडेबिलिटी स्कोर चेक कीजिए। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है तो आप उसको इम्प्रूवमेंट करवाएं। आप अपने राइटर को बोलें कि आप इस साइट पे जाएं, अपना आर्टिकल चेक करें। आर्टिकल चेक करने के बाद उसको उसकी रीडेबिलिटी स्कोर को पूरी तरह से टेस्ट करें, उसके बाद मुझे वो पीस ऑफ कंटेंट दें। अच्छा जी। ये कंटेंट है जी, इसको मैंने कॉपी किया, इसको ला के यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये टेक्स्ट को रीड कर रहा है और बेसिकली ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो कि उसकी फिर स्कोर बताएगा। दैट इज़ वेरी गुड। जो भी रीडेबिलिटी स्कोर 65 प्लस है वो गुड है। आपको अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर रखना चाहते हैं तो 70 जो फिगर है उसको अपने 70 को अपने जहन में रखें कि नियर टू 70 होना चाहिए या मोर देन 70 होना चाहिए। ठीक है, 0 से 100 होता है, लेकिन कुछ साइट्स का बहुत कम भी होता है, तो आपको उससे बेटर करना है। आपने अपने टॉप कंपेटिटर्स के आर्टिकल्स को कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर आपने देखना है उनका रीडेबिलिटी स्कोर कितना है। आपके कंपेटिटर का अगर कम है तो आपने उससे ज़्यादा करना है। अगर उसका 70 है तो यू शुड ट्राई फॉर 75, ठीक है, और 72 और 73, ताकि आप यहाँ से भी आपको एज मिले कि गूगल पांडा जो है वो सर्च एल्गोरिथम्स में आपको हाईलाइट करे कि दिस साइट इज हैविंग द गुड कंटेंट। तो इस तरह से आप वहाँ पे डोमिनेट कर सकोगे। तो ये है जी आपका रीडेबिलिटी स्कोर एंड दैट्स इम्पोर्टेंस ऑफ रीडेबिलिटी स्कोर। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर करना है कि आप 70 पे स्टैंड करो या मोर देन 65 पे। अच्छा जी, इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजेस। इमेजेस की बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि गूगल के अंदर आपको पता है कुछ अर्सा पहले से गूगल का एक इमेज सर्च एल्गोरिदम भी वर्किंग में है, वो अभी ऑपरेट भी कर रहा है। तो इमेज के लिए उनका एक पूरा अलग से डेटाबेस है। आप गूगल में इमेज सर्च पे भी जा सकते हैं, आप राइट क्लिक करें किसी इमेज को, उसको सर्च इन गूगल कर सकते हैं। और आप क्योंकि जब आप इमेजेस रैंक करना शुरू हो जाओगे, आप इमेज उनके इमेज डेटाबेस में डोमिनेट करना शुरू हो जाओगे किसी एक टॉपिक के लिए, तो देन आप गूगल में भी डोमिनेट करोगे। गूगल के ऊपर जब आप शुरू में सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको इमेज की स्ट्रीम आ रही होती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, किसी एक कर लेते हैं, कोई प्लेयर देख लेते हैं। चलो जी, विराट कोहली फिर अगर आप ये देखें, अब अगर किसी की माइक्रोनिक साइट है इस तरह की, तो उसको ये जो ऊपर टॉप रैंकिंग में आ रही हैं साइट्स, वो किसी ना किसी साइट से आ रही हैं ना इमेजेस, माई ब्यूटी विजर और ये सारी की सारी, ये आप इमेज स्ट्रीम में रैंक करोगे तो ये आपके कंटेंट को भी बूस्टिंग देगा। इस इमेज पे लोग जाएंगे और जाहिर है इस इमेज से वो फिर क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। आपने यहाँ से इमेज स्ट्रीम पे आए, क्लिक किया, विजिट द पेज, तो ये बंदा क्यों रैंक किया, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न तो ये है फिलहाल कि ये बंदे ने टैग में इसको इंक्लूड किया था। ये टैग उसका रैंक कर रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि उसने इमेजेस के ऊपर ऑल टैग्स भी यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो आपने जब भी अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेज डालनी है, ये सिंगल इमेज आपको विजिटर दे गई है इस वक्त। इस वेबसाइट को
सिंगल इमेज ने विजिट दे दिया। हम आए हैं ना इसके ऊपर देखने के लिए। तो इसी तरह से आपने जब भी इमेज यूज़ करनी है अपने कंटेंट के अंदर, उसको प्रॉपरली आपने आल्ट टैग उसका यूज़ करना है। आल्ट टैग कैसे यूज़ करना है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। वैसे अगर आप योस्ट के अंदर जाएंगे वहाँ से आप कर सकते हैं, या वर्डप्रेस के अंदर जब जाएंगे, चलो मैं कोई एक टेस्ट वर्डप्रेस मेरे पास पड़ा हुआ है उसमें थोड़ा दिखा देता हूँ आपको किस तरह से आपने ऐड करने हैं। तो आप उसमें ऑल टैग जब लगाएंगे तो आप डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए, डिफरेंट इमेज स्ट्रीम्स जो ऊपर हाईलाइट होती हैं सर्च के अंदर, आप वहाँ पर रैंक करोगे गूगल के अंदर, तो आपको ये एज मिलेगा, वहाँ से आपको विजिटर्स भी मिलेंगे। और दूसरा ये होगा कि कंटेंट के अंदर एंगेजमेंट बढ़ेगी। अभी हम लोग बात करेंगे ऑन साइट फैक्टर्स की, मैं अभी जस्ट सर्च इंजन को फोकस कर रहा हूँ कि इमेजेस की सर्च इंजन के अंदर क्या वैल्यू है, इमेजेस की आपके कंटेंट के अंदर क्या वैल्यू है, और वेबसाइट के अंदर क्या वैल्यू है, उसको बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग कि जब आप इमेज डालते हैं और उसको आप ऑल टैग इंक्लूड करते हैं तो उसकी क्या वैल्यू है, वो आपको यहाँ पर गूगल में शो कर रही है। चलिए, आई होप कि पासवर्ड इसका यही है। ओके, यस। आप जब वर्डप्रेस के अंदर इमेज अपलोड करते हैं तो अपलोड आप गैलरी में करते हैं, उसके अंदर आपको आर्ट की ऑप्शन आ रही होती है कि इमेज में आर्ट टैग आपने क्या लगाना है। देखता हूँ अगर यहाँ पर इसके ऊपर कोई पोस्टिंग पड़ी है इस टाइम। बेसिकली ये ई कॉमर्स स्टोर के लिए है साइट, और हेलो वर्ड ही है इसके अंदर। चलो इसी को कर लेते हैं। क्योंकि ये डोमेन अगर आप देख रहे होंगे कि पूरी वेबसाइट है लेकिन इसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं है। ये डोमेन जो है बेसिकली ये एक स्टोर है मेरा अली एक्सप्रेस का, वो सारे का सारा इस लिंक के ऊपर सेट है। अच्छा जी, आप लोग स्क्रीन आपको शो हो रही है, वैसे अपडेट कीजिएगा ज़रा। हाँ, स्क्रीन शो हो रही है, बस थोड़ी सी स्लो लोड हो रही है बस ये। चले मैं थोड़ा स्पीड को स्लो कर देता हूँ अगर लोड स्लो हो रही है। हम्म, अच्छा जी। अच्छा, ऑल टैग को यूज़ करने के लिए आप इमेज को क्लिक करें, अपलोड इमेज। आपके पीसी में जहाँ पर कोई इमेज पड़ी है, आई थिंक शटर स्टॉप, उसको स्काइप बंद करना पड़ेगा आई थिंक। पीपल कैन सी। अच्छा, ये मैं अभी एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ, ये शटरस्टॉक से इमेज थी हमारे एसईओ आरडीपी के लिए। तो इसको जब आप अपलोड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आ रहा है ऑल्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो आप ऑल्ट टेक्स्ट यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे इमेज का टाइटल, उसका कैप्शन, अगर आप कुछ देना चाहते हैं, ऑल्ट टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैं कहूँगा एसईओ आरडीपी सर्विसेज, ये मेरा ये कीवर्ड है। या फॉर एग्जांपल जिस चीज़ पे हम अभी काम कर रहे हैं, एयर लॉस प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप यहाँ से उस कीवर्ड को ऐड कर दें। अभी जैसे ये इसका अपलोडिंग कंप्लीट होती है, यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। ओके, तो
ये आ गया, इसका आ जाता है जी हेयर लॉस प्रोडक्ट्स। इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ पोस्ट के अंदर। ओके, यहाँ पर ये इमेज इस वक्त लग चुकी है। आपके कंटेंट के अंदर आप इस तरह से इमेज लगा देंगे। अभी आपने मेक श्योर करना है कि इसको ऑल टैग हो चुका है या नहीं हुआ। ठीक है, उसके लिए आप टेक्स्ट पे जाएं। जब आप इस पोस्ट का टेक्स्ट वर्जन देखेंगे तो इमेज इस तरह से शो हो रहा है ना। इमेज की क्लास है और जो भी उसकी उन्होंने CSS वगैरह लगाई है ये यहाँ पर अपलोड है। ये आपको आर्ट का एट्रीब्यूट नजर आ रहा है HTML के अंदर। आर्ट एट्रीब्यूट में आपने कंफर्म करना है कि आपका कीवर्ड लग चुका है या नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो आप यहाँ पर भी उसको चेंज कर सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है कि आपने उसी स्क्रीन में ही लगाना था, आप यहाँ पर भी उसको लगा सकते हैं। सो दैट्स इट। तो ये है कि आपने इमेजेस को यूज़ करना है, और क्योंकि वो सर्च इंजन के ऊपर आपको एक्सपोजर देंगे इमेजेस, इसलिए उनकी वैल्यू है कंटेंट मार्केटिंग के अंदर। अब बात आ जाती है कि इमेजेस की वैल्यू आपकी साइट के ऊपर क्या है। आपकी साइट के ऊपर इमेज की वैल्यू क्या है कि वो आपको सोशल सिग्नल्स देगी। आप जब अपने कंटेंट के रिलेटेड इमेजेस लगाएंगे तो वो क्या करेगी, इमेज आपको सोशल सिग्नल्स देंगी, क्योंकि लोग आपको वो शेयर करेंगे ना आपकी इमेज। जब कोई बंदा आपकी इमेज को शेयर करेगा, एक मिनट यार मुझे स्काई बंद कर देना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आप इमेज अपने वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे, आप अपने कंटेंट के अंदर नंबर ऑफ इमेजेस इंक्लूड कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपके यूजर की एंगेजमेंट बढ़ जाती है। यूजर ज्यादा देर तक आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टे करता है, और फिर क्या करता है, आप उस इमेज को जब डिजाइन अच्छे से करते हैं तो यूजर उसको अपने सोशल प्रोफाइल पे शेयर करता है। तो क्या होता है, उससे आपकी साइट को सोशल सिग्नल्स मिलते हैं, आपकी साइट को सोशल वर्ड्स मिलते हैं, आपकी साइट सोशल शेयरिंग्स मिलती है। और सेकंड क्या हो रहा है, आपकी साइट के ऊपर यूजर एंगेज हो रहा है, वो पेज स्क्रॉल कर रहा है, नेक्स्ट इमेज देख रहा है, उसको शेयर करता है, या इमेजेस को देखने के लिए पेज को स्क्रॉल डाउन करता है, कुछ टाइम आपके पेज के ऊपर स्टे करता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, यूजर एंगेजमेंट बढ़ जाता है। यूजर एंगेजमेंट बढ़ने से उसका स्टे आपकी साइट के ऊपर बढ़ जाता है। स्टे बढ़ने से क्या होता है, आपका बाउंस रेट कम हो जाता है। तो गूगल की नज़र में बाउंस रेट जब कम होता है तो आपकी साइट उससे भी रैंकिंग अचीव करती है, आपके कंटेंट की वैल्यू से इंक्रीज होती है। सेम चीज़ आपकी वीडियो है। जब आप वीडियो डालते हैं अपने कंटेंट के अंदर तो उससे क्या होता है कि आपका यूज़र एंगेजमेंट बढ़ती है, जिससे बाउंस रेट कम होता है और आपकी साइट बूस्टिंग मिलती है उसको रैंकिंग के अंदर। और जब आप वीडियो डालते हैं तो उसमें आप यूट्यूब की वीडियोस डालें। यूट्यूब वीडियो जाहिर है वो उसका इम्पैक्ट बाकी वीडियो स्ट्रीमिंग चीज़ों से ज़्यादा है, क्योंकि यूट्यूब इज़ आल्सो गूगल की प्रॉपर्टी है। तो गूगल की प्रॉपर्टी होने की वजह से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो इसलिए आप जब भी अपने आर्टिकल लिखें, अपना कंटेंट मैनेज करें, उसमें आप इमेजेस को मर्ज करें, इमेजेस में आप ऑल्ट टेक्स्ट डालें, उसके बाद आप वीडियोस को मर्ज कर, वीडियोस मर्ज करने से क्या होगा, आपके कंटेंट की एंगेजमेंट बढ़ेगी और आपको बाउंस रेट कम मिलेगा। जब बाउंस रेट कम होगा तो जाहिर है साइट की वैल्यू जो है, उसकी पेज अथॉरिटी है, वो राइज करेगी, वो बढ़ेगी। विजिटर उसके ऊपर ज़्यादा देर स्टे करेगा, उसकी अथॉरिटी इंक्रीज होगी और रैंकिंग भी मिलेगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी कंटेंट मार्केटिंग विद सोशल मीडिया के। अभी तक हमने बात की कीवर्ड्स, उनको यूज़ करना, रिलेटेड कीवर्ड्स निकालना, कीवर्ड की डेंसिटी कितनी रखनी चाहिए, हाईलाइट करने चाहिए, और वो सारी जितनी कन्फ्यूजन्स थी उनको मैंने क्लियर किया। अभी उसके बाद ये है कि कंटेंट मार्केटिंग आपने सोशल मीडिया की मदद से उसको यूज़ करते हुए, यूटिलाइज करते हुए कैसे करनी है। नंबर वन थिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सिग्नल्स। सोशल सिग्नल्स जो है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सोशल सिग्नल होता क्या है, सोशल सिग्नल इज आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखा है। फर्ज करें आपने क्रिकेट के ऊपर आर्टिकल लिखा है कि हाउ वेस्ट इंडीज वन T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद आप उसको सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, या आप आर्टिकल लिखते हैं हाउ ओबामा इज, मतलब रिकवरिंग द इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप इस तरह का कोई कंटेंट, पीस ऑफ कंटेंट लिखते हैं, जो कि मैंने लास्ट वेबिनार में आपको बताया था कि आप एंगेजिंग कंटेंट कैसे लेके आएँ, आप वायरल कंटेंट कैसे लेके आएँ। आपको मैंने पूरा वो कंप्लीट एक प्लान दिया था कि आप वहाँ से
टॉपिक्स कैसे निकाल सकते हैं जिनको यूजर्स ढूंढ रहे हैं या जिनको यूजर्स शेयर कर रहे हैं। तो आप जब उस तरह का कंटेंट लेके आएंगे या उस तरह के पीस ऑफ कंटेंट को अपनी साइट या ब्लॉग के अंदर इंक्लूड करेंगे तो वहां से आपको सोशल सिग्नल्स मिलेंगे। आप जब उसको शेयर करेंगे फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, टम्बलर के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, स्टम्बल अपॉन के ऊपर, या जितने भी आपके रेडिट के ऊपर जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहां से आपको सोशल सिग्नल्स मिलेंगे। तो वो सोशल सिग्नल बेसिकली गूगल को क्या बताएंगे कि ये कंटेंट जो है इसकी वैल्यू है, यहाँ से लोग इसको लाइक कर रहे हैं और लोग इसको नेचुरली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो होता है सोशल सिग्नल। सोशल सिग्नल मैंने बता दिया कि आपने वो शेयर कर दिया। सोशल एंगेजमेंट्स क्या हैं? एक पीस ऑफ आर्टिकल, एक पीस ऑफ लिंक आपने शेयर कर दिया फेसबुक के ऊपर, हाउ मेनी पीपल आर एंगेजिंग ऑन दैट आर्टिकल, उसको भी गूगल देखता है कि फेसबुक के ऊपर एक लिंक शेयर हुआ है, आपका ट्विटर के ऊपर एक लिंक शेयर हुआ है, हाउ मेनी पीपल आर रीट्वीटिंग दैट लिंक। एक एक पीस ऑफ कंटेंट, एक पीस ऑफ लिंक आपने टम्बलर के ऊपर शेयर किया है, तो टम्बलर इज बेसिकली सोशल मीडिया प्लस ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, वो एक मिक्सचर टाइप चीज है। और उसके ऊपर जब आप एक ब्लॉग टाइप ऑफ पोस्ट लगा देते हो तो वहां से क्या होता है कि लोग आते हैं और आपकी फॉलो करते हैं, रीब्लॉग करते हैं उस कंटेंट को। तो सोशल एंगेजमेंट्स कितनी है, जितनी ज्यादा एंगेजमेंट उस शेयरिंग के ऊपर होगी उतनी ही सोशल सिग्नल की वैल्यू ज्यादा होगी। समझ आ रही है इस चीज की? आपने लिंक शेयर किया जाके फेसबुक के ऊपर, आपको सोशल सिग्नल मिल गया, उस लिंक के ऊपर 1000 बंदा कमेंट करता है, 1000 लाइक्स मिलते हैं, 1000 शेयर्स मिलते हैं, तो उस सोशल सिग्नल की वैल्यू बहुत ज्यादा बन जाती है। उसके बरक्स आप एक सिंगल लिंक लगाएं फेसबुक के ऊपर और उस पर 2 कमेंट्स हों, 3 लाइक्स हों और 4-5 बंदे उसको शेयर करें, तो उस सोशल सिग्नल की वैल्यू उतनी नहीं होती। तो सोशल सिग्नल और सोशल इंगेजमेंट्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट मार्केटिंग और रैंकिंग के लिए। उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ कमेंट्स एंड शेयर्स ऑन योर साइट। आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो भी आपने कमेंटिंग प्लेटफॉर्म रखा है, आप उसके ऊपर चाहे फेसबुक रखें कमेंट्स में, आप उसके ऊपर चाहे डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के कमेंट यूज़ करें, आप उसके ऊपर चाहे कोई भी कमेंट और सर्विस जितनी भी हैं आप कोई भी यूज़ कर लें, उसके ऊपर कमेंट लव है या वट और सर्विस है, उनकी एंगेजमेंट्स भी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लाती है। आपका अगर आर्टिकल ऊपर लोग आ रहे हैं, उसमें कमेंट कर रहे हैं, उसमें एंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं, डिस्कशंस बन रही हैं आपके आर्टिकल्स के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंटेंट मार्केटिंग के लिए। तो आपको खुद से भी चाहिए, अगर मैं थोड़ी सी इसमें टिप देना चाहूँगा कि आपकी नई साइट है, ज़ाहिर है लोग कमेंट तो नहीं करेंगे, यू शुड ऑन 5-10 ईमेल्स, डिफरेंट प्रॉक्सीज, डिफरेंट आईपीज, आपको अपने ही कंटेंट के ऊपर आके खुद से थोड़े से कमेंट्स करने चाहिए उस आर्टिकल के बारे में, ताकि गूगल की नज़र में उस पीस ऑफ कंटेंट की थोड़ी सी वर्थ बन जाए कि हाँ यार यहाँ पर लोग एंगेज हो रहे हैं और ये जो है कंटेंट इसकी कुछ वर्थ है। उसके बाद आ जाते हैं हाउ टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ सोशल सिग्नल्स, सोशल बोर्ड्स। इसकी रीज़न क्या है? सोशल बोर्ड्स इंक्रीज कैसे होगा सोशल सिग्नल? जैसे मैं ऊपर अभी बता के आया हूँ, आपने सिग्नल लगा दिया, आपने एक लिंक लगा दिया, वहां से एक सिग्नल आ गया, आपने उस सिग्नल जहाँ पे आपने लिंक लगाया उसको आपने एंगेज भी करना है, आपने उसके ऊपर सोशल बोर्ड्स, जैसे आप रेडिट के ऊपर एक लिंक डालते हो, उसके बाद आप वहां पर जब अपवोर्ड्स देते हो तो उसकी एंगेजमेंट बढ़ती है, वहां से वो रेडिट के प्लेटफॉर्म के ऊपर रैंकिंग में आता है। जब वो रैंकिंग में आता है तो आपको नंबर ऑफ विजिट्स ज़्यादा मिलते हैं। इसी तरह जब आप फेसबुक के ऊपर कोई लिंक लगाते हो और उसको ज़्यादा लोग शेयर करते हैं, ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, तो वो फेसबुक के एल्गोरिदम में रैंकिंग्स हासिल करता है। जब गूगल इस चीज़ को देखता है कि ये उस सोशल प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम में रैंक हो रहा है, तो वो आपको गूगल में भी रैंकिंग देता है उस सोशल की। तो सोशल बोर्ड्स उसके लिए चाहिए होते हैं। फेसबुक के लिए सोशल बोर्ड्स क्या हैं? आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स वगैरह। इसी तरह रेडिट में अपवोर्ड्स हैं, टम्बलर के अंदर रीब्लॉग्स हैं, फॉलोज हैं, नोट्स हैं। इस तरह डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो ये है जी आपका, हमारा आज का जो वेबिनार था कंटेंट मार्केटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग और उसकी एंगेजमेंट्स, और जो भी चीज़ें मैं कवर कर सकता था इस थोड़े टाइम में वो मैंने की है। अभी वैसा आप क्वेश्चंस वगैरह लें इनसे जो भी हैं, तो देखते हैं आगे। हाँ जी, क्वेश्चंस आप लोग पूछना शुरू करें।
अच्छा जी, सबसे पहला सवाल ई कॉमर्स का ही है कि ई कॉमर्स को जो है कंटेंट के बगैर, कंटेंट स्ट्रेटजी के बगैर कैसे रैंक कर सकते हैं? देखिए, ई कॉमर्स के लिए गूगल का एल्गोरिदम अलग है ना। गूगल उसको किसी और तरह से देखता है। ई कॉमर्स साइट को आपने उसकी ऑप्टिमाइजेशन ऐसे है कि आपने उसमें मेंशनिंग कितनी अच्छी की है, आपने प्रोडक्ट के फीचर कितने अच्छे से मेंशन किए हैं, आपने प्रोडक्ट के रिव्यूज आपके पास कितने ज़्यादा हैं, आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरह से सेट है, उसमें डिस्काउंट कूपन्स और प्राइसिंग प्लान्स और वो सारी चीज़ें किस किस तरह से मैसेज आपने मैनेज की हैं। वो उसकी कंटेंट मार्केटिंग है। आप उन चीज़ों को जितना अच्छा मैनेज करेंगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ रैंक होगी। इन फैक्टर्स को देख के गूगल उनको रैंक करता है। गूगल वहाँ पर ये वाले एल्गोरिदम्स नहीं लगा रहा। वहाँ पर वो देखता है कि प्रोडक्ट के रिलेटेड कंटेंट में क्या क्या आ सकता है। प्रोडक्ट की पिक्चर्स आ सकती हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स आ सकते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ सकती है, उसके टाइटल में उसकी जितनी डिटेल आ सकती है यूज़र के लिए गूगल सर्च में, वो उसको देखता है। आप सर्च करते हैं ना ट्रिमर, तो वो देखता है कितने बंदों ने लिखा है फिलिप्स ट्रिमर मॉडल, आगे उसकी प्राइसिंग, मतलब टाइटल के अंदर ही आप कितनी चीज़ें कवर अप कर रहे हैं उसकी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं ई कॉमर्स के लिए। अच्छा, इसके बाद सवाल है, इमेज टाइटल और ऑल टैग सेम हो सकता है? एग्जैक्टली हो सकता है सेम, उसमें कोई इशू नहीं है। वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, गूगल दोनों को अलग से देखता है। गूगल का बोर्ड, जब एल्गोरिथम में गूगल का बोर्ड आके आपकी साइट से डाटा लेके जाता है, तो आर्ट का एट्रीब्यूट वो अलग से सेव करता है। आर्ट के एट्रीब्यूट को फिर आगे वो सर्च इंडेक्स में जाके इंडेक्स करवाता है। वो चीज़ अलग हो सकती है। अच्छा, हैशटैग जो है वो ट्विटर पे जो होता है वो यूज़फुल है कंटेंट मार्केटिंग में? कंटेंट मार्केटिंग, क्योंकि हमारा फोकस था वेबसाइट कंटेंट एंड कीवर्ड्स। जब आप सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट मार्केटिंग पे जाएंगे, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हर प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट मार्केटिंग टोटली डिफरेंट है, तो जाहिर है वहाँ पर हैशटैग की बहुत ज़्यादा वर्थ है। आप जब ट्विटर के ऊपर जाते हैं, अगर आपकी साइट डिप्लोमेसी के ऊपर है तो आप डिप्लोमेसी के हैशटैग्स निकालें। जब आप अपना लिंक लगाएं तो हैशटैग्स उनको इंक्लूड करें जो डिप्लोमेट्स के रिलेटेड हैं। अगर आप नेचर के ऊपर जा रहे हैं, कोई आर्टिकल है बेस्ट या टॉप 50 नेचुरल वॉलपेपर्स, आप उस लिंक को ट्विटर पे शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप हैशटैग नेचर के जितने हैशटैग्स हैं उनको इंक्लूड करें अपने टाइटल के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी वर्थ है। एक ये सवाल थोड़ा कीवर्ड्स। बैकलिंकिंग से है कि क्या बोल रहे हैं कि टायर टू जो बैकलिंक्स होते हैं टायर्ड लिंकिंग में, इसमें स्पन कंटेंट अलाउड है कि नहीं है? हम्म। इसमें देखें, टायर 2 के अंदर काफ़ी हद तक अलाउड है। स्पन की भी आगे क्वालिटीज़ हैं ना, आप किस लेवल की स्पिनिंग कर रहे हैं। आप उसको अगर तो जो बिल्कुल थर्ड पार्टी टाइप टूल्स हैं, फ्री आर्टिकल स्पिनर डॉट कॉम और इस तरह के जो टूल्स हैं, अगर आप वहाँ से स्पिनिंग कर रहे हैं तो वो तो कोई क्वालिटी नहीं है। अगर आप वर्ड एआई या किसी अच्छे स्पिनिंग टूल से, या स्पिनर स्पिनर चीफ है या स्पिन राइटर टाइप टूल्स हैं, आप किसी अच्छे टूल से उसकी स्पिनिंग कर रहे हैं, तो दैट मेक सेंस फॉर गूगल। ये ना तो बिल्कुल ही वो टोटली क्रैप हो पीस ऑफ कंटेंट, आपको थोड़ी सी उसकी वैल्यू बनानी चाहिए। वैसे यूज कर सकते हैं स्पन कंटेंट। अच्छा, तो ये मतलब कंटेंट मशीन अच्छा टूल है? कंटेंट मशीन अच्छा टूल है, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि उसको बाज लोग अपने मेन आर्टिकल के लिए यूज करते हैं, उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उसको टायर 2 के लिए यूज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, एक और सवाल है कि जो शेयरिंग होती है उसको गूगल प्लस की कम्युनिटीज और एफबी ग्रुप्स में ही सिर्फ शेयर करें, यहाँ पे कोई और खास स्ट्रेटेजी है? गूगल प्लस के ऊपर आपको चाहिए कि आप जब भी कोई ब्लॉग बनाएं, कोई प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट का पेज बनाएं, या प्रोडक्ट वेबसाइट हो, एफिलिएट साइट हो, आप उस साइट के रिलेटेड एक कम्युनिटी बनाएं गूगल प्लस में, और उस साइट के रिलेटेड ही एक गूगल प्लस का पेज बनाएं, और उनके ऊपर आप फॉलोअर्स लेके आए। ठीक है, आप उससे आप गूगल में सर्च करें हाउ टू गेन फॉलोअर्स फॉर कम्युनिटीज, हाउ टू गेन फॉलोअर्स फॉर गूगल प्लस पेजेस, बेपना कंटेंट पड़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों को फॉलो करेंगे, वो आपको फॉलो बैक करेंगे, सिंपल इज दैट। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब आप गूगल प्लस का पेज बनाएंगे तो फर्स्ट 72 आवर्स, ठीक है, कीप इन माइंड, फर्स्ट 48 to 72 आवर्स आपके पास टाइम होता है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें लोगों को फॉलो कर लें। उसके बाद क्या करते हो, आप पे एक लिमिट
लगा देते हैं कि आप 100 एक्सीड नहीं कर सकते या 50 एक्सीड नहीं कर सकते, इस तरह की लिमिट्स लग जाती हैं। तो आप गूगल प्लस के लिए फर्स्ट आप उन चीज़ों में उसको मैनेज कर लें, फॉलोज करें, ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग आपको फॉलो बैक करेंगे, आपके पास फॉलोअर्स आ जाएंगे, तो आप वहाँ पे जब आप अपना लिंक लगाएंगे तो आपको +1 भी मिलेंगे और शेयर्स भी मिलेंगे। और गूगल प्लस की बहुत वर्थ है रैंकिंग के अंदर। सही। अच्छा, एक सवाल है कि जी। ये जो आपने LSI कीवर्ड निकाले, अब ये बोलें कि अगर इतने हम्म। सारे कीवर्ड यूज करेंगे तो कीवर्ड डेंसिटी नहीं बढ़ जाएगी, उससे मतलब पेनल्टी नहीं आ जाएगी? कीवर्ड डेंसिटी नहीं बढ़ेगी ना इससे, आप कोई एक कीवर्ड तो नहीं यूज कर रहे। कीवर्ड डेंसिटी तो तब बढ़ेगी, आपने उसको पैराग्राफ में यूज करना है कि इस तरह लगे कि वो एक लाइन में ही इंक्लूड हो रही है चीज। उसको इस तरह से ना यूज करें कि वो एक कीवर्ड है, आप उसको एज अ पैराग्राफ की आइटम ही यूज करें, वर्ड को एज अ वर्ड यूज करें। ठीक है, तो वो इस तरह से सही चलेगा। आप उसको ये ना करेंगे यार वो, आप उसको कीवर्ड करें, हाईलाइट करें, उसको बुलेट्स लगा दें इन सब कीवर्ड्स को, तो गूगल समझे कि ये क्या कर रहा है। इस तरह से नहीं करें। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने उनको मर्ज करना है अपने कंटेंट के अंदर। अच्छा, वर्ड एआई जो है ये मेन मेन साइट के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब मेन साइट के आर्टिकल्स के लिए? मेन साइट देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ वेब क्या है, आप अथॉरिटी साइट बनाने जा रहे हैं या आप उसको कितना लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं। वर्ड एआई अच्छा टूल है, लेकिन उस पर आप इतना ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उसके अंदर। अगर आप वर्ड एआई प्लस ग्रामरली का जो प्रीमियम अकाउंट है उन दोनों को कंबाइन करके यूज़ करें तो आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। और जाहिर है वर्ड एआई इतने, जो आप अगर 15-20 कीवर्ड आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो उतने कीवर्ड तो इंक्लूड नहीं करेगा, आपको पीस ऑफ कंटेंट देगा, देन स्टिल यू नीड सम मैनुअल वर्क टू इंक्लूड दोस कीवर्ड्स। तो आपको मैनुअली तो वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि गूगल में जो लेटेस्ट एल्गोरिदम्स हैं उसमें अभी तक तो कोई ऐसा टूल नहीं है। हो सकता है हम लोग कुछ ऐसा डेवलप करवा लें कुछ फ्यूचर में कि उस टूल को हम 15-20 कीवर्ड दें, वो वर्ड एआई की एपीआई यूज़ करे और आपको एक पीस ऑफ कंटेंट बना के दे दे जिसमें कीवर्ड्स इंक्लूड हों। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं दिस टाइम, कोई ऐसा टूल अवेलेबल नहीं है जो इस तरह का काम करे। आप वर्ड एआई से स्पिन करें, ग्रामरली से उसकी ग्रामर सही करें, उसके बाद आप मैनुअली उसमें पैराग्राफ्स ऐड करें और उसमें कीवर्ड्स इंक्लूड करें जो आपके एलएसआई और रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। अच्छा। जी। अच्छा जी, एक सवाल और ये है कि थिन कंटेंट वाली साइट्स, जैसे जिसपे सिर्फ टॉप 10 इमेजेस या फिर क्या बोले न्यू ईयर इमेजेस या फिर फला फला, मतलब है जिसमें टोटली थिन कंटेंट हो, कंटेंट की गुंजाइश ही ना हो, सिर्फ एक दो लाइन का कंटेंट हो, तो उनको रैंक कैसे करवाए? उनके लिए कोई खास स्ट्रेटेजी है? वॉलपेपर की साइट्स हो गई जैसे। नहीं नहीं, उसमें उसमें ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मेरे मेरे इल्म में भी ऐसी नहीं है, क्योंकि बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जिनको मसलन यूट्यूब के रिलेटेड लोगों ने साइट्स बनाई हैं, वीडियो ब्लॉग्स और इस तरह की साइट्स। वहाँ पर क्या होता है, उनको थिन कंटेंट की अपडेट पड़ती है। तो आपको कुछ ना कुछ ब्लॉग पोस्ट डालनी चाहिए, आपको कंटेंट टू एचटीएमएल रेशियो मैनेज करनी है। आप अपने इसमें गूगल में लिखें कि कंटेंट टू एचटीएमएल रेशियो, आप वहाँ पर देखें कि कंटेंट कितना है आपके पास और आपके पास कोडिंग कितनी है। तो कंटेंट की रेशियो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। आप कोई ना कोई ब्लॉग पोस्ट डाल दें, बाकी पोस्ट चाहे थिंक ही चलती रहें, आप उसमें कोई पोस्टिंग डालते रहें ताकि आपकी कंटेंट रेशियो जो है वो गूगल की नज़र में सही रहे। अच्छा जी। जी वैसे। एक इसके बारे में काफी सवाल हैं, ये थिन कंटेंट से मेरा ख्याल है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा इस मामले में। जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म। अच्छा, एक और सवाल इसके है। अलावा एक मिनट में बता रहा हूँ। ये गूगल गूगल ट्रांसलेटेड कंटेंट को कैसे देखें? मतलब अगर काम किसी दूसरे लैंग्वेज के आर्टिकल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, अगर मतलब या ट्रांसलेशन मैं के समझ बगैर। गया उस चीज़ को, नहीं नहीं समझ गया हूँ, रुक हम्म, जाए, ये बहुत पुराना काम हो गया। हम्म, और हमने भी बहुत से ब्लॉग्स इससे चलाए हैं और बहुत अच्छा कमाया भी है इससे। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो नहीं चलेगी। क्योंकि पहले होता था कुछ वियतनाम के ब्लॉग्स हो गए, कुछ पोलैंड पोलैंड से ब्लॉग हो गए पॉलिश लैंग्वेज में, कुछ डच में हो गए, उनको आप लोग ट्रांसलेट कीजिए और उनको आप लोग इंग्लिश में करके पोस्ट कर दें, क्योंकि गूगल उसको कुछ नहीं कहता था, उसको रैंक भी करता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा, अभी वो सारा ट्रेसेस में आ जाता है।
तो बेटर ये है कि आप उसको ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट करने के बाद उसकी ग्रामर सेट करें, उसकी ग्रामर सेट करने के बाद उसको वर्ड एआई में ले जाएं, वहाँ से उसको स्पिन करें इंग्लिश में, और उसके बाद आप उसकी ग्रामर दोबारा सही करें ग्रामरली से। थोड़ा सा आपको इसमें पेन लेनी पड़ेगी, थोड़ा इसमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। सही है। अच्छा, अच्छा, पेड एडवर्टाइजमेंट करने से रैंकिंग में कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है? पेड एडवर्टीजमेंट अगर आपको सोशल एंगेजमेंट्स दे रही है तो ज़रूर आ सकती है। अगर आपको सोशल सिग्नल्स, सोशल शेयर्स और आपकी वेबसाइट के ऊपर एंगेजमेंट्स, जिसकी मैंने बात की है कमेंट्स वगैरह की, अगर वो एंगेजमेंट्स आपको मिल रही है तो ज़रूर आप रैंकिंग बूस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ से एक ये बड़ा क्रूशियल सवाल लग रहा है कि क्या बोल रहा है कि कुछ जो कीवर्ड पे रैंकिंग होती है, मतलब एक, मतलब है 10 साइट, अगर एक मतलब फर्स्ट पेज पे 10 साइटें हैं, उनका उनका जो मतलब है मेन टाइटल है वो सेम है, तो उस पे कोई डुप्लीकेशन या उस हम्म, पे कोई रैंकिंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? मतलब ऐसे हमने भी टाइटल सेम लगाया है, मैंने हमारे शुरू में खुद बताया के। था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताता हूँ। मैंने, दिस इज डिफरेंट टेक्निक, मैंने पहले वेबिनार में भी इसको डिस्कस किया था। मीडिया साइट्स, न्यूज़ साइट्स, इनका टोटली डिफरेंट बिहेवियर है गूगल की नज़र में, इनको और तरह से मैनेज करते हैं। प्रोडक्ट साइट्स, रिव्यू साइट्स, ब्लॉग्स, इनको किसी और तरह से सर्च में लेके आते हैं। ब्लॉग्स में, जिसमें मीडिया न्यूज़ और न्यूज़ टाइप ऑफ निच आती है, उसको भी गूगल उसी तरह से डिस्कस करता है, मैनेज करता है, जिस तरह से वो न्यूज़ साइट्स को करता है। न्यूज़ साइट सर्च करें ना, अभी अर्थक्वेक आया किसी कंट्री के अंदर, जापान में, तो गूगल क्या करे, सबका यही पोस्ट होगा ना, अर्थक्वेक इन टोक्यो, अर्थक्वेक इन टोक्यो, टोक्यो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, यही आएंगे ना टाइटल्स। तो गूगल उसको अलाउ करेगा, बिकॉज दैट्स अ न्यूज़। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट टाइप से मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी और टाइटल को कॉपी करेंगे, ही विल किल यू, वो आपको कभी भी इनकरेज नहीं करेगा। क्यों? गूगल अपनी सर्च क्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करने देता। सर्च क्वालिटी, व्हाट इज सर्च क्वालिटी? एक बंदा आता है, कीवर्ड सर्च करता है, उसको अगर पहले 5 सेम टाइटल मिले तो क्या गूगल उसको क्या अकोमोडेट करेगा? आप तो कहेंगे गूगल पे, यार ये क्वालिटी है, हर बंदा एक ही टाइटल पे रैंक है, तो मैं क्या देखूँ यहाँ से। तो गूगल अपनी सर्च क्वालिटी को कभी डिस्टर्ब नहीं होने देता, आपको वेरिएशन लानी पड़ती है। जब आप इस तरह का काम करेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। अगर आपकी साइट न्यूज़, मीडिया और उस तरह की साइट है जो कि कोई इवेंट हो रहा है, तो उसके ऊपर आप सेम टाइटल रख सकते हैं, उसमें नो इश्यूज। ठीक है। जी। अच्छा, एक और अहम सवाल है कि फाइवर पे अक्सर लोग सोशल वोट सेल कर रहे हो, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या क्या डिसएडवांटेज है? यार, डिफरेंट एडवांटेजेस हैं उसमें। अगर तो वो बंदा जो है वो कोई डेड प्रोफाइल्स नहीं है, कोई ऐसा बंदा जिसने जस्ट 100 प्रोफाइल्स बनाए हैं और वो हर किसी को अपवोड्स ही दे रहा है उससे, या हर किसी को सिग्नल्स ही दे रहा है उस सेम प्रोफाइल से, तो वो इतना मेक सेंस नहीं है उसकी। कोई अच्छे आईपी से अगर दे रहा हो, क्योंकि आईपी क्लास मैटर करती है सोशल बोर्ड के लिए। अगर तो सोशल बोर्ड किसी लो आईपी क्लास से आ रहे हैं तो इतना अच्छा उनका इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे कोई अच्छे सोशल बोर्ड्स बंदा सेल कर रहा है तो वो आईपी क्लास के हिसाब से आपको रेट बताएगा। यूएस आईपी से इतने का है, यूके आईपी से इतने का है, बट जिस तरह से वो लोग मैनेज करते हैं वो उस तरह से आपको बोर्ड्स मिलेंगे। तो जो अच्छे बोर्ड्स हैं वो आपको लेने चाहिए, और स्पैमिंग से ज़रा बच के रहें सोशल मीडिया से ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। भी। जी भाई। मदीना अरशद, आपका सवाल भी क्लियर हो गया होगा यकीनन, ये पहले ही आ चुका है। अच्छा, रीडेब इस पे कौन सा वाला? कि उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं कि अगर एक इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट हो तो उस पे कीवर्ड रैंकिंग करें या फिर कंटेंट पे जाएं। वो आपने बता दी कि मीडिया वाली साइट्स होती है उसमें आप कंटेंट पे ज़्यादा हाँ जाते हो देखिए। और कीवर्ड्स पे कम हाँ, जाते हो। जी जी, एग्जैक्टली। तो रीडेबिलिटी स्कोर जो है वो ये पूछ रहे हैं कि क्या बोले रीडेबिलिटी स्कोर जो है वो क्या बोले कंटेंट की क्वालिटी भी बताती है या सिर्फ एक ये टूल है कि जिसका क्या बोले ताल्लुक रीडेबिलिटी ना से? ना ना, देखिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ, हम्म, व्हाट इज रीडेबिलिटी, के रीडिंग की एबिलिटी क्या है, उस पीस ऑफ कंटेंट को किस ग्रेड का बंदा रीड कर सकता है। रीडेबिलिटी स्कोर मोर देन 70 मीन्स के 8th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड का अगर कोई स्टूडेंट है वो भी आपका कंटेंट रीड करके उसको समझ सकता है। इसका ये मकसद है। तो गूगल चाहता है कि आपका रीडेबिलिटी स्कोर अच्छा हो, वो यूजर जो भी आए वो उसको समझ भी सके। ठीक है, तो इसलिए रीडेबिलिटी स्कोर आपके कंटेंट की क्वालिटी को बूस्ट करता है, उसको राइज देता है।
और उससे आपको रैंकिंग मिलती है। अच्छा ये कोई एक ऑटोमेटेड स्कोर नहीं है कि कुछ से कुछ स्कोर जनरेट हो रहा है, वो आपका आर्टिकल रीड किया जाता है और उसको आगे फिर आगे पॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा एक सवाल है कि ये एक्सपायर्ड वेब 2.0 की क्या वैल्यू है रैंकिंग के अंदर और इसकी कोई स्ट्रेटेजी है? मतलब ये बैकलिंकिंग ही सवाल हो गया, ये तो मतलब कंटेंट मार्केटिंग में नहीं आएगा। दैट्स ओके, कंटेंट मार्केटिंग में नहीं आएगा लेकिन बता देता हूँ। हम्म, एक्सपायर्ड वेब 2.0 में अगर आप टम्बलर को इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में अभी उसकी काफ़ी डिस्कशन है, तो आप स्क्रैप बॉक्स, हमारे आरडीपी के अंदर है टूल, आप स्क्रैप बॉक्स में जाके टम्बलर का फुटप्रिंट दें, गूगल फुटप्रिंट्स होते हैं, गूगल का फुटप्रिंट दें, उसके बाद आप पेज रैंक का मॉड्यूल उसमें इंस्टॉल करें, उनका पेज रैंक या पेज अथॉरिटी वगैरह चेक करें, डोमेन अथॉरिटी, या आप जस्ट उसका पेज रैंक चेक करें और चेक करें कितने लाइव हैं और कितने डिलीटेड हैं। अगर उनमें अच्छे पेज रैंक वाले डिलीटेड आपको टम्बलर ब्लॉग्स मिलते हैं, उन ब्लॉग्स को आप री रजिस्टर करें। आप जस्ट जाके उसको रजिस्टर करेंगे तो आपको वही अथॉरिटी मिल जाएगी, सेम जो पहले थी। उसके बाद आप क्या करें, इससे पहले भी एक स्टेप करें, जितने लाइव हैं उनकी लिस्ट आप निकाल लें स्क्रैप बॉक्स, सब यूआरएल्स की। हमारे आरडीपी में मैजेस्टिक एसईओ में जाएं, वो नोटपैड की फाइल जो लिंक्स की है टम्बलर की, वो मैजेस्टिक एसईओ में अपलोड कर दें। वो आपको सब टम्बलर ब्लॉग्स का जो भी उनका ट्रस्ट फ्लो होगा वो सारी चीज़ें बता देगा, ठीक है। इसके बाद मोज में जाएं, उन सबका पीएडीए वगैरह चेक कर लें। जो अच्छे पीएडीए पीए के हैं, डीए तो जाहिर है सबका सेम होगा क्योंकि टम्बलर डॉट कॉम की अपनी डोमेन अथॉरिटी है, जैसे यूट्यूब की अपनी है, वो सेम शो होनी है। आपने पेज अथॉरिटी देखनी है किन की बेहतर है। अच्छी पेज अथॉरिटी वाले ब्लॉग्स उनमें से आप सॉर्ट करें, उनको रजिस्टर कर लें और हाई क्वालिटी पीस ऑफ कंटेंट लिखें। वो कंटेंट उस ब्लॉग के ऊपर डालें टम्बलर पर, वहाँ से लिंक बैक करते जाएं अपने मेन मनी साइट को या अपनी मेन साइट को, प्रोडक्ट साइट को, एफिलिएट साइट को, तो आपको बहुत अच्छा रैंकिंग बूस्ट मिलेगा उससे। जी नेक्स्ट पूछे वैसे। प्रेस रिलीज जो है वो क्या बोले, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब प्रेस रिलीज सबमिशन और प्रेस रिलीज कितनी, एक ही प्रेस रिलीज ये कितने थोड़ा सा कितने मीडिया? हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट होते जा रहे हैं टॉपिक से, लेकिन आई विल आंसर, बिकॉज मैं ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दूंगा। प्रेस रिलीज जो है वो मैटर करती है, मैटर करती है फॉर, आप न्यूज़ के अंदर आ सकते हैं उससे। बहुत सी डिफरेंट 24 आवर प्रेस रिलीज डॉट कॉम है, साइट पे जाएं, मेरे ख्याल से $47 में एक प्लान खरीद सकते हैं, प्रेस रिलीज डालें, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम और डिफरेंट बड़े बड़े जितने भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, द गार्डियन है, उन सबको आपकी प्रेस रिलीज सबमिट करवा देगा। उससे क्या होगा, आप गूगल न्यूज़ में कहीं ना कहीं पॉपअप कर जाओगे, कहीं ना कहीं आप वहाँ पे शो हो जाओगे, तो एक जगह भी शो हो गए तो दैट यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ ट्रैफिक विजिट्स। तो प्रेस रिलीज की वैल्यू है, लेकिन अगर आप किसी अच्छी प्रेस रिलीज सबमिशन सर्विस इस्तेमाल करते हैं, उसकी ज़रूर वैल्यू है। जी वैसे आगे पूछिए। अच्छा एक सवाल ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मेरे हिसाब से कि क्या बोलते हैं कि इन्होंने पूछा कि अगर एक ही कीवर्ड को एक ही कीवर्ड मतलब एक ही कंटेंट को डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंक करवाना हो तो उनको डिफरेंट टाइटल्स के साथ रैंक करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? इस चीज़ की थोड़ी सी मुझे सेंस इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि अगर आपके पास एक 3000 वर्ड्स का आर्टिकल है हम्म, और आप फर्स्ट टॉप रैंकिंग में आ जाते हैं, फर्स्ट पे या सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं, तो यू विल गेट सम अराउंड 40 to 60% ऑफ ट्रैफिक, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जितना अच्छा आपने ऑप्टिमाइज किया होगा, जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको उससे क्लिक थ्रू रेट अच्छा मिलेगा। अगर आप उसके अलावा रैंक करना चाहते हो तो यू कैन रैंक, आप डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए रैंक कर सकते हो, आप सेम कीवर्ड के लिए भी रैंक कर सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे मैंने इमेज स्ट्रीम की बात की, आप फर्स्ट इमेज स्ट्रीम पे रैंक कर जाओगे, आपके उसी आर्टिकल की इमेज पहले रैंक कर रही होगी, उसके बाद आपका आर्टिकल रैंक कर रहा होगा, उसके बाद आपका टैग भी रैंक कर सकता है। तो यू कैन गेट अराउंड 2 to 3 or 4 पोजिशंस फॉर सेम कीवर्ड इन गूगल। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, दिस इज पॉसिबल। और इमेज पोजीशन लेना और उसके बाद कंटेंट पोजीशन लेना, ये तो नॉर्मल है और ये लिया भी जा सकता है अगर आप सही से उनको ऑप्टिमाइज करें। अच्छा इमेजेस का कोई जी साइट मैप पूछिए। होता है वर्डप्रेस में? साइड मैप सॉरी। इमेजेस के लिए कोई साइट मैप या एडिशनल हाँ प्लगइन? एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, एडिशनल नहीं होता है।
योस्ट प्लगइन जब आप यूज़ करेंगे तो योस्ट इमेज का साइट मैप अलग से देता है गूगल को, गूगल में जब आप साइट मैप सबमिट करते हैं, और कंटेंट का साइट मैप अलग से देता है। दोनों साइट मैप सबमिट होते हैं गूगल में, और इनको इंडेक्स करवाना चाहिए। लिंकलिशियस हम लोग दे रहे हैं, आरडीपी में प्रीमियम इंडेक्सिंग सर्विस है। आप अपने मेक श्योर करें कि आप जितनी इमेजेस, जितना पीस ऑफ कंटेंट डाल रहे हैं वो यूआरएल रैंक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो आप लिंकलिशियस में जाके उनको सबमिट करवाएं और पिंगिंग करवाएं और उनको इंडेक्स करवाएं। अच्छे जी खासे भाई। क्वेश्चन आ गए। कुछ क्वेश्चन मैं इसके इस वजह से कर रहा हूँ कि वो ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, तो इस वजह से ऊपर टाइम जाना करना बेकार है मेरे हिसाब से। जो इम्पोर्टेंट हाँ क्वेश्चन है मैं वही बिल्कुल ले रहा बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है। हूँ। गूगल इमेजेस कैसे यूज कर सकते हैं? क्या उस इमेज का यूआरएल एचटीएमएल में यूज कर सकते हैं? किसके अंदर, सॉरी, गूगल इमेजेस को? गूगल इमेजेस, अब ये सवाल मुझे भी यार पूछ। गूगल, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। हाँ, अच्छा जी, मैं बता देता हूँ, no issues। तो एक सवाल सोशल मीडिया मार्केटिंग में आया था, सोशल मीडिया मार्केटिंग में इसको वाइंड अप करने की कोशिश कीजिए। बस एक ये आखिरी क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। हाँ, हाँ, और इसके अलावा हम लोग एक्सपायर्ड डोमेन्स की भी बात हुई थी, टम्बलर की। हाँ, एक्सपायर्ड डोमेन्स हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, और वो डी डोमिनेटर के नाम से, उसको मैं एक दो दफ़ा स्टेटस भी दे चुका हूँ। हम्म, आप बहुत अच्छी डोमेन्स निकाल सकते हैं उस सॉफ्टवेयर की मदद से, अच्छे पीए डीए ट्रस्ट फ्लो के साथ। और आप उसको $8-9 में, $10 में खरीद सकते हैं, या अगर आप कूपन लगा ले तो $1 में भी ले सकते हैं GoDaddy से। और उन डोमेन्स को लें, उनको 301 कर दें, या उन पर थोड़ा सा कंटेंट डाल के लिंक्स बना लें, पीपीएन बनाना चाहें पीपीएन बना लें, तो बहुत इजीली आप डोमेन्स निकाल सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में इंशाल्लाह हम एक और नेक्स्ट वेबिनार करेंगे, और उसमें आपको उसकी वर्किंग बताएंगे कि किस तरह से। अच्छा, अभी बात हुई थी इमेजेस कैसे निकालनी है, तो इसमें है कि पोलो बॉल्स, इसको सर्च करता हूँ मैं। फर्स्ट और हमारी साइट है स्पोर्ट्स की, उसमें हमें इमेजेस चाहिए पोलो की, पोलो बॉल्स की। तो आप इसमें आए, गूगल में सर्च करें पोलो बॉल्स को, सर्च टूल्स में जाएं। सर्च टूल में जाके यहाँ पर आप देखेंगे यूजर राइट्स शो हो रहा है। यूजर राइट्स में जाके आप, ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है, लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज विद मॉडिफिकेशंस। लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज विद मॉडिफिकेशंस, मतलब आप अपने ब्लॉग पे, वेबसाइट पे इस चीज को रीयूज कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और इन इमेजेस को यूज कर सकते हैं। अब हमने वो फिल्टर लगा दी है। अब जितनी भी इमेजेस यहाँ पे शो हो रही हैं, इनको आप बिना किसी टेंशन के आराम से अपनी साइट पे यूज़ करें। आपको कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, कोई किसी किस्म की आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये है जी सिंपल, आप गूगल से किस तरह इमेजेस निकाल सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। जी और पूछिए वैसे, और वाइंड अप कीजिए बस एक दो हाँ, मिनट में। हाँ, बस यही माइंड अप कर रहे हैं। अच्छा, ये फाइनल ले लें बस, एक दो बस फाइनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ले लें। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन टोटल। ये एक जी क्वेश्चन जी। ये है कि ये अगर गूगल पांडा हिट करता है हमारी साइट को, तो उसमें कोई स्ट्रेटेजी है जो कंटेंट मार्केटिंग से, या तो उसको उसको दूर किया जाए, या फिर पांडा, या फिर आपकी अगर साइट अगर हिट होती है तो आपके पास कोई चांस नहीं है वापस आने का? ये एक सवाल है। अब बिल्कुल है, चांस चांस है, और दिस इज टोटली डिफरेंट टॉपिक कि रिकवरी कैसे करनी है। हम्म, जाहिर है आपने अपनी साइट को कॉपी एस्केप पे डालें या प्रीमियम सर्विस से उसका प्लेजरिज्म चेक करें कि कौन कौन सा कंटेंट डुप्लीकेट है, वो सबको रिमूव करें। अपने वेब मास्टर टूल्स में जाएं, वेब मास्टर टूल में पेनल्टी की नोटिफिकेशंस देखें, गूगल आपको प्रॉपर्ली मैसेज करेगा पेनलाइज करके। अगर नहीं करता तो देन आप ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फॉल देखेंगे, रैंकिंग में फॉल देखेंगे। आपको समझ जाना चाहिए कि समथिंग इज़ गोइंग बैड। तो आप क्या करें, आप उस साइट को एनालिसिस करें। उसके अगर कंटेंट की बात हो रही है, कॉपी एस्केप का प्रीमियम लें, वहाँ से देखें कितना डुप्लीकेट कंटेंट है, कहाँ कहाँ पे इश्यूज हैं। उस सारी चीज़ों को आप रिमूव करें, उन सब चीज़ों को रिमूव करें, नए आर्टिकल्स अपडेट करें, कंटेंट मार्केटिंग बिल्कुल लेजिट करें, सोशल सिग्नल्स वगैरह उस पर लेके आएँ। उसके बाद आप गूगल को दोबारा कांटेक्ट करें कि हमें मतलब रिकवर करें। हो सकता है गूगल खुद से कर दे, जब आप सर्च इंजन को पिंग करेंगे। वेब मास्टर में आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं,
या आप ये है कि इंडेक्सिंग सर्विसेज से या पिंगिंग सर्विसेज से जब पिंगिंग करेंगे तो आप उससे आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अटेन करना शुरू कर देंगे अपनी ट्रैफिक और रैंकिंग। जी वैस फाइनल क्वेश्चन। फाइनल क्वेश्चन। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन ये है एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। भाई सोशल बुक मार्किंग की अब क्या वैल्यू है? अब वैल्यू खत्म हो गई है या फिर अभी भी कोई वैल्यू बाकी? के लिए आप सोशल बुक मार्किंग समझा जाता है कि बिल्कुल, अभी कोई? मैं बता चुका हूँ, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। ठीक है। आप सोशल सिग्नल जो रियल सिग्नल्स हैं वो लिखिए। सही। अच्छा, बस लास्ट अब ये बता उसके दें बाद कि लास्ट है ना, इनका वो ग्रुप दिखा दें जिसमें ये सवाल पूछा गया। बाकी अगर किसी को सवाल हो कोई, वो ग्रुप जो हमने बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है ग्रुप। ग्रुप है यार, ग्रुप है हमारा, और SCORTP ग्रुप है। आप उसका लिंक दे दें वैसे यहाँ पर इनको, हाँ, मैं लिंक दे उस ग्रुप को ये लोग ज्वाइन कर लें। दूँ। इनको लिंक दे दें सबको, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं जितना टाइम दे सका इंशाल्लाह मैं आपको गाइड भी कर दूंगा उसके अंदर, और रिप्लाई जितना मैं कर सका उतना आपको हेल्प आउट करूंगा। अच्छा जी, बस ये मैं लिंक दे दूँ, उसके फाइनल करते हैं। ठीक है वैस मेरी साइड से। हाँ, हाँ जी, जी बहुत-बहुत जी जी शुक्रिया जी इनाम बिल्कुल भाई जी। आपका। ओके जी, ओके जी, गुड लक एवरीवन। हाँ, और मेरी साइड से जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगले वेबिनार में कुछ नई चीज़ें लाएँगे। आप लोगों सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने का। और फिर अगर किसी से कोई और क्या बोलते हैं, कोई सवाल हो तो काइंडली ग्रुप में पूछ लेगा, मैंने ग्रुप का लिंक दे दिया है। और अगर अभी भी और किसी को कोई बात बुरी लगी हो या किसी का सवाल नहीं लिया होगा तो माज़रत। बाकी अगले वेबिनार तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।